गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीवेफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी सेकंड सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है अपनी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बुक के जो फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट के सेकंड चैप्टर तक के जो फर्स्ट पार्ट की जो वीडियोस है मैं वो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड के चैप्टर सेकंड का जो नौकरशाही का सिद्धांत है उसके सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और इस जो पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे जो यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने बताया था आपको यूनिट सेकंड के चैप्टर नंबर सेकंड का जो नौकरशाही का सिद्धांत था उसमें हमने परिचय के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो हमने जान ली है, जैसे कि मैक्स वेबर के जन्म के बारे में, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया था, कौन कौन सी स्टडीज़ की थी, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर उन्होंने काम किया था। और दूसरी बात हमने जानी थी नौकरशाही का अर्थ क्या होता है, वो थोड़ा टफ वर्ड में था, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा ईजी वे में बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था नौकरशाही के बारे में, अगर आपको वो पसंद नहीं आया था या फिर समझ नहीं आया था तो आप जो मैं आज आपको बताऊँगा वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम देखेंगे नौकरशाही शब्द का इतिहास, ठीक है। नौकरशाही शब्द ये कौन लेकर आया था, दूसरी बात, और ये नौकरशाही शब्द जब आया तो इसका यूज़ कैसे किया जाता था, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अपना जो टॉपिक है वो है नौकरशाही शब्द का इतिहास। तो हम पहले इसकी जो ये शब्द है, ये वर्ड है ना नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी, इसकी हिस्ट्री जानेंगे हम। तो किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन या सरकार को चलाने के लिए, ठीक है, सरकार को चलाने के लिए या कोई बड़ी संस्था उसको चलाने के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं, मतलब स्ट्रक्चर हो गया, और नियमों को समग्र रूप से अफसरशाही, नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें बोला गया है कि कोई सी भी बड़ी संस्था या इंस्टीट्यूट है और सरकार के अंडर में कोई भी संस्था आती है या इंस्टीट्यूट आती है, तो अगर हमें उसे कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ नियमों की ज़रूरत पड़ती है। तो नियमों का जितना भी एक तरीके से समग्र रूप होता है ना, वो किसके द्वारा चलाया जाता है, अफसरशाही के द्वारा, नौकरशाही के द्वारा या फिर ब्यूरोक्रेसी के द्वारा। तो हम ये तीन नाम दे सकते हैं, नौकरशाही कह लो, अफसरशाही कह लो या फिर ब्यूरोक्रेसी कह लो, तीनों बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इस शब्द ये जो है नौकरशाही ये कहाँ से निकला, तो देखते हैं। शब्द नौकरशाही की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा में हुई थी। ये फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो, जिसका मतलब होता है डेस्क या फिर कार्यालय, इसको ग्रीक में क्या बोलते हैं, क्रेटस बोलते हैं। शासन या राजनीति शक्ति के साथ इसको जोड़ा गया है। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जैक्स क्लाउड मैरी विंसेंट दी गोर्ने ने, ठीक है, जिनका जन्म 1712 में हुआ था और 1759 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने 18th सेंचुरी के बीच में, ठीक है, मिड में ये शब्द गढ़ा था। देखो गोर्ने जो है ना, इनको माना जाता है कि सबसे पहले जो शब्द था नौकरशाही वो गोर्ने लेकर आए थे, लेकिन इनको खुद को ही नहीं पता, इन्होंने ऐसा कहा ही नहीं कि मतलब कि जो नौकरशाही है वो एक वर्ड है, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था इसके बारे में। लेकिन एक पत्र जो आया था ना, बाद में आया था, तो उसके तहत बताया गया कि गोर्ने ने ये शब्द जो है वो लिखा है, या ये शब्द पहली बार प्रयोग की है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको इसको पूरा ओपन करके। देखो गोर्ने एक व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने मतलब कहा जाता है कि नौकरशाही जो शब्द है वो कौन लेकर आए थे, गोर्ने लेकर आए थे। लेकिन गोर्ने ने खुद ही ये कहा है कि मैंने कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और ना ही मैंने ये कभी लिखा है। तो फिर बाद में क्या हुआ, बाद में पता चलता है कि एक पत्र में इन्हीं का नाम लिखा गया कि गोर्ने पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा है, ब्यूरोक्रेसी या फिर ये जो नौकरशाही शब्द है वो लेकर आए थे। तो देखते हैं और दोबारा समझते हैं इसे। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जैक्स क्लाउड मैरी विंसेंट दी गोर्ने ने 18th सेंचुरी के बीच में ये शब्द गढ़ा था। गोर्ने ने कभी भी ये शब्द नहीं लिखा, लेकिन बाद में एक समकालीन उसी समय के एक पत्र में ना उनका नाम लिख दिया गया कि गोर्ने ने इस शब्द को लिखा है, नौकरशाही को। अफसरशाही क्रमिकों का वह समूह है जिस पर प्रशासन का केंद्र आधारित है, ठीक है, जिस पर क्या होता है पूरा प्रशासन टिका रहता है, ये एक तरीके से सेंटर होता है। अफसरशाही कह लो, नौकरशाही कह लो या ब्यूरोक्रेसी कह लो, मैंने कहा था ना, तो अफसरशाही है इसमें बोला गया। तो क्रमिकों का या कर्मचारियों का क्या ये समूह है जिस पर पूरा प्रशासन क्या होता है टिका रहता है।
प्रत्येक राष्ट्र का शासन और प्रशासन इन्हीं नौकरशाहियों के इर्द गिर्द घूर्णन करता दिखाई देता है, मतलब इनके इर्द गिर्द घूमता रहता है। नौकरशाही शब्द जहाँ एक और अपने नकारात्मक अर्थों में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, पक्षपात, अहंकार, अभिजात्य के लिए कुख्यात है। मतलब इनकी ना नौकरशाहियों के बारे में कई बुरी बातें भी कही जाती है और कुछ अच्छी बातें भी कही जाती है। तो जहाँ पर इसकी बुराई भी की जाती है वहाँ पर इसकी सफलता को देखकर इसकी अच्छाई भी की जाती है। ठीक है, नौकरशाही शब्द जहाँ एक और अपने नकारात्मक अर्थों में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, पक्षपात, अहंकार, अभिजात्य के लिए कुख्यात है। ठीक है, इसको बुरा माना जाता है। तो दूसरी ओर प्रगति, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा है, कल्याण कर रहा है, ठीक है, वेलफेयर वगैरह, और साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सोशल चेंजेस, और कानून व्यवस्था और सुरक्षा के संदेश वाहक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नौकरशाही ये मतलब कि ऐसे वो हो गए जो सरकार के अंडर में आते हैं। दूसरी बात, ये कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, कानून व्यवस्था को बनाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सुरक्षा के संदेश वाहक के रूप में काम करते हैं। जो भी सुरक्षा देनी होती है ये हमें पहले से क्या कर देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, नौकरशाही में सारे के सारे सभी वही आते हैं, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही सब इसमें इंक्लूड होते हैं। सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी नौकरशाही कहलाते हैं। तो ये क्या हो गया, जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसका एक वर्ड में क्या हो गया, सारांश हो गया। ठीक है, सरकार के अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारी नौकरशाही कहलाते हैं। तो आप इतना भी देखो, अब ये वाला जो है मैंने जितना भी पढ़ा है अभी तक नौकरशाही शब्द का इतिहास, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको वहीं पे कमेंट बॉक्स में इसका मतलब समझा दूँगा, अगर आपको किसी भी वर्ड में या शब्द में डाउट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देखते हैं अगला टॉपिक है, मैक्स वेबर के नौकरशाही पर क्या विचार थे। ठीक है, अब मैक्स वेबर जो है ना, जिनका हमने फर्स्ट पार्ट में जिक्र किया था, तो अब उनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि मैक्स वेबर इंपॉर्टेंट है, नौकरशाही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमें मैक्स वेबर के बारे में लिखना है। अगर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो नौकरशाही के बारे में तो पूछेगा, लेकिन उसको डिनोट करा जाएगा या फिर रिलेट किया जाएगा मैक्स वेबर से। ठीक है, कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में क्या कहा, जो या फिर ये कह लो मैक्स वेबर ने नौकरशाही के विशेषताएं क्या क्या बताई, या फिर मैक्स वेबर ने जो भी विशेषता बताई उसकी आलोचना किसने की। तो एक तरीके से ना जो भी क्वेश्चन आएगा इससे यूनिट से, चैप्टर नंबर 2 से, वो मैक्स वेबर से रिलेट किया जाएगा। अब देखते हैं और समझते हैं मैक्स वेबर के नौकरशाही पर विचार। मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर कौन कौन से विचार रखे, ठीक है, उनके थॉट्स के बारे में जानेंगे। मैक्स वेबर नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले सबसे पहले जर्मन समाजशास्त्री थे। इनका योगदान समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान में प्रमुख रहा है। नौकरशाही के अध्ययन में वेबर या फिर मैक्स वेबर केंद्रीय स्थान रखते हैं। ठीक है, इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये सेंटर में है एक तरीके से। इन्होंने सैद्धांतिक ढांचे के रूप में नौकरशाही का अध्ययन किया। ठीक है, नौकरशाही का सिद्धांत, जैसे कि चैप्टर का ही नाम है नौकरशाही का सिद्धांत, तो नौकरशाही के बारे में इन्होंने सैद्धांतिक तौर पे बताया है। ठीक है, इन्होंने प्रिंसिपल रखे हैं किसके, ब्यूरोक्रेसी के, और उसी के आधार पर उसको क्या किया है, डिफाइन किया या स्टडी की है, किसने, मैक्स वेबर ने। वेबर ने अपनी पुस्तक सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन में नौकरशाही के आदर्श प्रकार का वर्णन किया कि नौकरशाही क्या है, बहुत आदर्श है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया। अभी इसी के बारे में ना आदर्श नौकरशाही के बारे में भी आलोचना की जाएगी कई विद्वानों के द्वारा। तो देखो, वेबर जो है या फिर मैक्स वेबर, उन्होंने नौकरशाही को आदर्श प्रकार माना है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक और आर्थिक संगठन का सिद्धांत जो उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने बोला कि नौकरशाही क्या है, आदर्श प्रकार का है, और उसी के बारे में उन्होंने क्या करा, अपनी जो पुस्तक थी उसमें डिफाइन किया है। तो एक तरीके से नौकरशाही को उन्होंने आदर्श माना है, जबकि कई विद्वान इसको आदर्श नहीं मानते, जिसके अंतर्गत नौकरशाही को प्रशासन के तर्कपूर्ण व्यवस्था माना है। उन्होंने सत्ता के वर्गीकरण का प्रयास किया, सत्ता को बांटने का प्रयास किया या कोशिश की। ये माना कि नौकरशाही सिद्धांत प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। उनके इन विचारों ने नौकरशाही सिद्धांत को दीर्घ रूप में उल्लेखित किया, उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बात बताई। ठीक है, वेबर का मानना था कि नौकरशाही संगठन के प्रशासन और स्थापना में प्रभावी ढंग से सहायता करती है।
अब इसके बाद देखो बोला गया कि मैक्स वेबर जो है उन प्राधिकार से क्या मतलब है। देखो प्राधिकार वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखो वेबर ने नौकरशाही को एक समाजशास्त्री परिघटना के रूप में समझने की कोशिश की है। ठीक है, वेबर ने क्या करा, नौकरशाही को ना एक समाजशास्त्री परिघटना, जो भी ये समाजशास्त्री परिघटना है ना, उसके रूप में समझाने की कोशिश की है, जहाँ प्रभुत्व के सिद्धांतों को सामान्य संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रभुत्व मुख्य रूप से शक्ति संबंध को दर्शाता है। देखो अगर कोई भी व्यक्ति प्रभुत्व शब्द का प्रयोग करता है तो ज़्यादातर इसको नेगेटिव लेके मतलब नेगेटिव लिया जाता है इस वर्ड को, कि प्रभुत्व का मतलब होता है कि किसी के ऊपर प्रभुत्व जमा लेना या फिर किसी के ऊपर कंट्रोल कर लेना। जैसे कि मान के चलो कि एक देश का किसी अन्य देश पर प्रभुत्व है, जैसे कि ब्रिटेन था, ब्रिटेन का भारत पर गया था प्रभुत्व था। ठीक है, भारत में उसका प्रभुत्व था, मतलब भारत को उसने कंट्रोल में ले रखा था। तो एक तरीके से प्रभुत्व को ज़्यादातर नेगेटिव लिया जाता है। तो इसी के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं वही जानेंगे। जहाँ प्रभुत्व के सिद्धांत को सामान्य संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रभुत्व मुख्य रूप से एक शक्ति संबंध को दर्शाता है, जो शासक मतलब एक राजा हो गया और एक शासित मतलब जो भी जनता वगैरह उसके बीच सत्ता की अधिनायकवादी शक्ति है। ठीक है, परंतु इस शक्ति को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब ये न्यायसंगत और वैध हो। अगर वो जो भी उसने प्रभुत्व का तरीका, अगर प्रभुत्व का तरीका अपना वैध हो, ठीक है, कानून के तौर पे सही हो और न्यायसंगत हो, जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, तो वो प्रभुत्व ठीक है, उसको सभी स्वीकार करेंगे और उसका पालन भी करेंगे। लेकिन अगर वो वैध और न्यायसंगत नहीं है प्रभुत्व, जैसे कि ब्रिटेन ने क्या करा, भारत पर प्रभुत्व जमा दिया, तो वो क्या है, न्यायसंगत भी नहीं है और वैध भी नहीं है। तो वो प्रभुत्व क्या होगा, उसके आदेशों का पालन हमें मजबूरन करना पड़ेगा, लेकिन कोई अपनी इच्छा से उसका पालन नहीं करेगा। लेकिन अगर यही बात करें हम न्यायसंगत और वैध, अगर प्रभुत्व जिसने मान के चलो जैसे कि प्रधानमंत्री है, अगर सभी लोगों ने क्या करा, जैसे कि वो है मोदी जी, अगर मोदी जी को सबने वोट दिया, उसके बाद क्या हुआ, मोदी सरकार आ गई, तो जो भी वो नीति नियम बनाएंगे तो सभी उसका क्या करेंगे, इच्छा से पालन करेंगे। क्यों? क्योंकि अब उसका प्रभुत्व वैध भी है और दूसरा न्यायसंगत भी है, इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर जो भी प्रभुत्व है वो न्यायसंगत या वैध होगा तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, अपनी इच्छा से आदेशों का पालन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। शक्ति उस समय प्राधिकार में बदल जाती है जब यह वैधता प्राप्त कर लेती है। ठीक है, वही शक्ति प्राधिकार में चेंज हो जाएगी अगर उसको वैधता प्राप्त हो गई तो, और जहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से आदेशों का पालन करते हैं। मतलब अब व्यक्ति क्या करेंगे, सारे के सारे अब अपनी इच्छा से उस जो भी आदेश दिया गया उसका पालन करेंगे, अगर वो न्यायसंगत और वैध है तो। और वो शक्ति बाद में किस में बदल जाएगी, प्राधिकार में बदल जाएगी। इस विश्वास के आधार पर वेबर ने 3 प्रकार के वैधताओं की पहचान की है या प्राधिकार की पहचान की है। प्रत्येक एक विशेष प्रकार के प्राधिकार के अनुरूप है। तो देखो प्राधिकार के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला पारंपरिक प्राधिकार, ठीक है, दूसरा करिश्माई प्राधिकार, तीसरा कानूनी तार्किक प्राधिकार। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, पारंपरिक प्राधिकार की। तो देखते हैं और समझते हैं। पारंपरिक प्राधिकार, पारंपरिक प्राधिकार अनंत काल से निरंतर वैधता ग्रहण करता आ रहा है। तो देखो पारंपरिक प्राधिकार का मतलब होता है कि ये जो है ना, प्राधिकार का मतलब तो वही है वैधता ग्रहण करना या प्राप्त करना। तो पारंपरिक प्राधिकार ना ये काफ़ी समय पहले से ही क्या कर रहा है, वैधता ग्रहण करता आ रहा है। पारंपरिक प्राधिकार का आधार परंपराएं होती है। जो इस प्राधिकार का प्रयोग करते हैं उन्हें स्वामी के नाम से पुकारा जाता है, और जो इन स्वामियों की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी या फिर अनुचर कहा जाता है। स्वामी को यह प्राधिकार वंश, परंपरा या फिर सामाजिक परंपराओं के कारण हासिल होता है। ठीक है, ये मतलब कि जो भी कुछ स्वामी को प्राप्त हो रहा है वो या तो वंश से प्राप्त होगा या तो परंपरा या फिर सामाजिक परंपरा के कारण ही हासिल होता है। स्वामी की आज्ञा का पालन अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर स्वामी क्या होगा, वैधता या फिर न्याय संगत तरीके से अगर आया है तो फिर उसका जो भी मतलब कि आदेश होगा तो अनुयायी क्या करेंगे, उसका पालन जरूर करेंगे। अगर स्वामी क्या होगा, जैसे कि तानाशाही है, ठीक है, पाकिस्तान में तानाशाही है, सरकार है, तो अगर वो गलत तरीके से आया है, गलत तरीके से कोई भी कानून बना रहा है
तो जनता उसका पालन करेगी, लेकिन दूसरी बात वो अपनी इच्छा से पालन नहीं करेगी, वो मजबूर होकर उसका पालन करेगी। ठीक है, तो इसी में इसका एग्जाम्पल आप फिट कर सकते हो। तो अनुयायी के द्वारा किया जाता है, स्वामी की आज्ञा का पालन अनुयायी के द्वारा किया जाता है, जो व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत या फिर जो पर्सनल जो निष्ठा वगैरह वफादारी होती है उसके संबंधों पर आधारित होता है। इस पारंपरिक प्राधिकार में जो भी व्यक्ति आदेशों का पालन करते हैं वे घरेलू अधिकारी, पारिवारिक रिश्तेदार और स्वामी के चहेते होते हैं। तो पारंपरिक प्राधिकार में आपको इतना लिखना है। देन दूसरा हम देखें करिश्माई प्राधिकार। करिश्माई प्राधिकार किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट और अति मानवीय गुणों पर आधारित होता है। करिश्माई नेता कुछ विशिष्ट गुण रखते हैं, ठीक है, इनके पास कुछ क्या होते हैं, स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से ये आम जनता से क्या होता है, ये आम आदमी से अलग होते हैं, जो उन्हें क्या करते हैं, आम आदमी से अलग बनाते हैं। वह एक नायक, मसीहा या फिर भविष्य वक्ता हो सकता है और चमत्कारिक शक्तियों के आधार पर ही उसे स्वीकार किया जाता है तथा इसको वैध प्रणाली का आधार माना जाता है। लोग उसकी आज्ञाओं का पालन बिना किसी पूछताछ के करते हैं, कोई भी डाउट नहीं होता। हर कोई अगर उसने आदेश दिया है तो जनता क्या करेगी, उसका पालन कर लेती है, क्योंकि जनता को उस पर भरोसा है कि ये क्या है, विशिष्ट गुणों वाला व्यक्ति है। लोग उसकी आज्ञाओं का पालन बिना किसी पूछताछ के करते हैं। करिश्माई नेता की असाधारण क्षमताओं में शिष्यों की पूर्ण आस्था होती है। हालांकि उसके पास उसके पास क्या होता है, कोई विशेष योग्यता या स्थिति नहीं होती। इस प्रकार के प्राधिकार में प्रशासनिक तंत्र अस्थिर होता है और नेता की पसंद नापसंद के अनुसार अनुयायी काम करते हैं। अगर नेता को पसंद है तो काम करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा था। अब इसके बाद आता है तीसरा, कानूनी तार्किक प्राधिकार। तो कानूनी तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत क्या बताया गया वो देखेंगे। कानूनी तार्किक प्राधिकार के अंतर्गत नियमों को न्यायिक रूप से लागू किया जाता है और ये संगठन के सभी सदस्यों पर लागू होता है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सदस्य हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं, उन पर ही लागू होगा ये। आधुनिक समाज में यह प्राधिकार एक मुख्य भूमिका निभाता है। ये कानूनी है क्योंकि यह व्यवस्थित नियमों और प्रक्रियाओं पर आधारित होता है और यह तर्कसंगत भी है। ठीक है, ये पॉइंट वाला भी है। इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या भी की गई है। इस प्राधिकार में नौकरशाही प्रशासन का उपकरण होती है। नौकरशाही के पद शासन से उसके संबंध, ठीक है, उसके संबंध शासितों और सहकर्मियों के साथ उसके व्यवहार का नियमन अव्यक्तिक कानून के द्वारा होता है। तो इसमें सब कुछ ना किसके द्वारा हुआ, कानून के द्वारा डिसाइड होगा। ठीक है, सेकंड में जो हमने करिश्माई नेता देखा उसमें क्या था कि एक विशेष गुण होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, अलग होता है सभी जनता से। और सबसे पहले वाले में हमने स्वामी और अनुयायी के बारे में जाना। ठीक है, तो ये तीन क्या थे, प्राधिकार थे और उसके प्रकार थे। अब इसके बाद देखेंगे मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताएं। ठीक है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जो क्या क्या विशेषताएं रखी है वो हम जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या बताया गया। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही जो मॉडल है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, कार्य का विभाजन विशेषीकरण। कार्य का विभाजन किया जाता है जब भी नौकरशाही है या सरकार के अंडर में जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, कार्य को बांटेंगे, जिससे पता लग जाए कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है या किस कर्मचारी को कौन सा कार्य करना है। तो कार्य का विभाजन और विशेषीकरण नौकरशाही की प्रमुख विशेषता है, जिसमें कार्यों की प्रकृति के आधार पर संगठन में कार्यों का विभाजन किया जाता है। ठीक है, कार्यों का उचित विभाजन कर दिए जाने से संगठन में स्पष्टता रहती है कि कौन से कार्य को किस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिससे संगठन उत्पादकता और दक्षता में क्या होगी, वृद्धि होगी और काम आसानी से किया जा सकेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात अगर हम करें, लिखित नियम के द्वारा परिभाषित कार्य। नौकरशाही संगठन में प्रत्येक कार्य लिखित नियमों के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। जो भी लिखा गया उसको नियम के अनुसार हमें पूरा करना है। इन लिखित नियमों पर वेबर ने, ठीक है, वेबर ने क्या करा था या फिर मैक्स वेबर ने काफ़ी अधिक बल दिया, क्योंकि ये नियम संगठन के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं और संगठन का संचालन परिभाषित तकनीक, नियमों तथा मानदंडों के आधार पर ये आधार नियोजित और नियंत्रित करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें बोला गया कि लिखित नियमों के द्वारा ही किसी भी कार्य को क्या किया जाता है, संगठन के कोई सा भी कार्य उसको लिखित नियमों के द्वारा संपन्न किया जाता है और एक समय पर संपन्न किया जाता है। तीसरा आता है पद सौंपनिक प्राधिकार। पद सोपान की अवधारणा तार्किक प्रकार की नौकरशाही में एक प्रमुख स्थान रखती है। मैक्स वेबर पद सोपान की व्यवस्था को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं।
पदों का संगठन पद सोपान के कार्य का वो कर्म का क्या होता है, पालन करता है, जिसके अंतर्गत हर अधीनस्थ अधिकारी, जो छोटे से छोटा अधिकारी है, वो अपने उच्च अधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षक, ठीक है, सलाहकार के अधीन होता है, और यह सुपरवाइजर जो होता है उसके अधीन होता है वो, ठीक है। यह अवधारणा प्रशासनिक अधिकारियों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करती है। फिर इसके बाद बोला गया योग्यता आधारित चयन। अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र और निष्पक्ष आधार पर की जाती है, जो भी नौकरशाही है, तथा यह चयन संविदात्मक प्रतियोगी परीक्षाओं और योग्यता पर आधारित होती है, ठीक है। उनको कुछ एग्ज़ाम वगैरह देने पड़ते हैं, जिसकी वजह पता लगता है कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, क्या ये इस पद के चयन के लिए सही व्यक्ति है या नहीं है। इस व्यवस्था में मूल्यांकन पूरी तरह से उम्मीदवारों की क्षमता और प्रदर्शन पर आधारित होता है। फिर फिफ्थ आता है अपना स्थिति के अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध। संगठन के नौकरशाही रूप में अव्यक्तिकता की अवधारणा का पालन किया जाना चाहिए। यह संबंध तर्कहीन भावनाओं पर नहीं बल्कि औपचारिक सामाजिक पहलुओं पर आधारित होते हैं, जिसमें व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के लिए कोई स्थान नहीं होता है। इसमें उच्च अधिकारियों से अधीनस्थ अधिकारियों को दी गई आज्ञा, ठीक है, अव्यक्तिक आदेशों पर आधारित होती है। फिर इसके बाद जो अपना लास्ट आते विशेषता वो है अपने स्वामित्व और कर्मचारी ढांचे का पृथक्करण। स्वामित्व तथा कर्मचारी ढांचे के बीच पूर्ण पृथक्करण होना चाहिए। व्यक्तिगत मांगों और हितों को अलग रखा जाना चाहिए, ठीक है। जो भी पर्सनल जो उनकी डिमांड है उसको क्या करना चाहिए, हमें हितों से अलग रखना चाहिए। इनका हस्तक्षेप संगठन की गतिविधियों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अपनी स्थिति में संगठन का मालिक नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी कर्मचारी मालिक नहीं बन सकता ऑर्गेनाइजेशन का। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेबर का नौकरशाही सिद्धांत आदर्श है, शुद्ध है, तटस्थ है, कुशल है, पदानुक्रम है और तर्कसंगत है, जो समकालीन समाज में अपरिहार्य है। उस समाज के लिए बहुत बढ़िया था। वेबर नौकरशाही के आदर्श प्रकार का उल्लेख करते हैं, ठीक है। इन्होंने आदर्श प्रकार का उल्लेख किया था क्योंकि इस प्रकार की नौकरशाही एक परम दक्षता के लिए मशीनरी के जैसी है। वेबर के अनुसार अनुभव सार्वभौमिक रूप से दिखाई देता है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो वो बहुत बढ़िया तरीके से सबको दिखाई देता है। नौकरशाही का यह प्रकार प्रशासनिक संगठनों में तकनीकी दृष्टिकोण के आधार पर दक्षता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने में सक्षम है तथा इस अर्थ में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। और इसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक बात करने आ रहे हैं वो है अपना नौकरशाही की आलोचना है, जो कि मैक्स वेबर ने जो बताई थी जितनी भी विशेषता है उसकी आलोचना किस किसने की है, तो वो हम जानेंगे। देखो, वेबर की आदर्श प्रकार नौकरशाही को कई विद्वानों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा, जो मुख्य रूप से नौकरशाही ढांचे और आधिकारिक मानदंडों और प्रशासनिक दक्षता के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें तर्क संगतता, विश्वसनीयता और व्यक्तित्व की अवधारणा प्रमुख रही है। सबसे पहली बात करें हम कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार, ये शब्द कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार ये शब्द दुर्भाग्य। तो सबसे पहले हम बात करने आ रहे हैं कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नौकरशाही में कुछ भी आदर्श नहीं होता। आलोचकों का मत है कि जिन कार्यों में नवाचार तथा रचनात्मकता की आवश्यकता हो उसमें वेबर का नौकरशाही सिद्धांत फिट नहीं बैठता, क्योंकि वास्तव में वेबर का नौकरशाही सिद्धांत कठोर नियमों और विनियमों के साथ संगठन के नियमित तथा दोहराव वाले कार्यों में ही फिट बैठता है, ठीक है। आदर्श नहीं है ये कठोर नियमों के द्वारा बनाया गया और उसी में फिट बैठता है। दूसरी बात करें रॉबर्ट के मर्टन के विचार के अनुसार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कठोर नियम और कानून संगठन में अव्यक्तिकता, कर्मचारी व्यवहार की जवाबदेही और विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत संगठन में कठोर और औपचारिक संरचना पाई जाती है, जिससे संगठनात्मक प्रभावशीलता में कमी आती है। वेबर ने विशेषज्ञता और विभेदीकरण पर ज़्यादा बल दिया है और विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण तथा प्रत्यायोजन पर अपना ध्यान दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि अब संगठन के कार्यों को कठोर नियमों और विशेषज्ञताओं के आधार पर किया जाने लगा, ठीक है। अब उसके अंदर केवल कठोर नियम है, उसके द्वारा ही कार्य किया जाता है। तो गाइस ये था अपना जो सेकंड चैप्टर था
यूनिट सेकंड का। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद